तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ। जैसे ये बताने वाला हूँ कि कौन से कैटेगरी को कौन से स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, कितनी आपकी जो इनकम है वो रहना चाहिए, क्या आपको जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं, TFWS में क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या उन्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है उन्हें ही जनरली जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो चलिए गाइस देखते हैं डिटेल में कि क्या होता है स्कॉलरशिप एंड कैसे आपको सारे जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं। तो स्कॉलरशिप्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो दिखाता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कॉलेज की जो एक्चुअल फीस है वो कैसी डिवाइडेड होती है। तो ये एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है एंड यहाँ पे बताया है कि जो फीस है वो कैसे पे करना है, कौन से पार्ट में कितना फीस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इस ट्यूशन फ़ी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो फीस है वो आपकी ट्यूशन फ़ी में ही जाएगी मैक्सिमम कॉलेज में। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ीस, अदर फीस, स्टूडेंट इंश्योरेंस, कुछ इस पार्ट में हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड रहता है। एंड फिर यहाँ पे हमें जो टोटल अमाउंट है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का कैप राउंड से एडमिशन होगा उनके लिए ऐसा जो फीस स्ट्रक्चर है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फीस है वो ओपन स्टूडेंट्स का रहता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर में हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इससे तो हमें ये समझ में आता है कि जो ओपन के स्टूडेंट्स है उन्हें बहुत ज़्यादा फीस पे करना पड़ता है, जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उन्हें थोड़ी कम जो फीस है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम कॉलेज के साइड से सोचें तो ओपन का स्टूडेंट अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कॉलेज को ज़्यादा फ़ायदा होगा, OBC या फिर कोई कैटेगरी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसे कम फ़ायदा होगा। क्या ऐसा सच में होता है? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कैटेगरी स्टूडेंट हो, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी TFWS से अगर आपका एडमिशन होता है, जो कॉलेज को फीस मिलती है वो सेम ही होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो फीस शो हो रहा है ये आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, बट जो कॉलेज है उनको जो है वो सेम अमाउंट ऑफ जो फीस है वो जाता है, जो कि होता है ओपन का फीस। ठीक है, मतलब सपोज ये XYZ कोई भी कैटेगरी का अगर स्टूडेंट होगा, ये जो कॉलेज को फीस भरेगा, ठीक है, तो ये जो कॉलेज के पास जो फीस जाएगा वो सेम अमाउंट रहता है, चाहे ओपन का रहे या फिर कैटेगरी स्टूडेंट रहे। जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके थ्रू जो बची हुई फीस है, मतलब सपोज एक XYZ फीस है, उसमें से कुछ जो पार्ट है वो स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है एंड कुछ जो पार्ट है वो गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए भरती है एंड कॉलेज के पास जो है वो टोटल एक सेम अमाउंट ऑफ जो फीस है वो जाती है। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र स्कॉलरशिप स्कीम्स है वो रहती है, जिसमें कैटेगरी वाइज हमें जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। कौन सी कैटेगरी को कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बट ये बेसिक समझ लीजिए कि कॉलेज को एक सेम अमाउंट है वही जाता है। ठीक है, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो कुछ पैसे जो है वो आपको भरना पड़ेगा, कुछ पैसे जो है वो गवर्नमेंट भरेंगे एंड दोनों को मिला के जो है वो कॉलेज को एक सेम अमाउंट जो है वो जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट फीस रहता है। जैसे आप देख सकते हो इस फीस स्ट्रक्चर में कि OBC वाले स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी कॉलेज को हर एक स्टूडेंट से जो ट्यूशन फी है वो इतनी ही जाती है। ठीक है, OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी भरनी पड़ेगी एंड जो बची हुई फीस है वो गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए भरता है। फिर जैसे SC एंड ST कैटेगरी में आप देख सकते हो ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट फी दोनों माफ़ हो जाती है, कुछ भी नहीं भरना पड़ता है। तो ये जो फीस है वो आपके जो गवर्नमेंट है वो भरती है आपके तरफ से, उसे हम जो है वो स्कॉलरशिप बोलते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट होता होगा कि यार स्कॉलरशिप के नाम पे तो बस क्या गवर्नमेंट हमारी जो बची हुई फीस है वही भरता है या फिर हमें भी कुछ मिलता है, कि हमारे भी जेब में कुछ पैसे आते हैं? तो देखो गाइस, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो आपके जेब में भी कुछ जो पैसे हैं वो आते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी से अप्लाई करते हो। ठीक है, कितने पैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था स्कॉलरशिप को, मुझे भी पैसे आते थे कुछ, तो वो कितने आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो सिस्टम है गाइस वो स्कॉलरशिप का रहता है। ठीक है, एंड इसमें आप देख सकते हो जो पैसे है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मनी है वो कॉलेजेस को जाता है एंड कुछ जो थोड़ा बहुत पैसे है वो जो स्टूडेंट्स को है वो मिलते हैं। ठीक है, वो कितने मिलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो गाइस, मैं OBC कैटेगरी से जो है वो अप्लाई करता था, मेरी OBC कैटेगरी है, तो मैं फीस स्ट्रक्चर जब भी मैं मतलब मेरा एडमिशन कैप राउंड से हुआ था तो मैं एलिजिबल था स्कॉलरशिप के लिए। तो जब मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो मैंने OBC से भरा था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरी 1,20,000 के आसपास फीस थी, तो मुझे 60,000 के आसपास फीस भरना पड़ता था, बाकी जो फीस है वो हमारा गवर्नमेंट भर रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब आप अप्लाई करोगे MHADBT के पोर्टल पे स्कॉलरशिप के लिए तो 2 इंस्टॉलमेंट में जो फीस है वो जाती है। तो जो इंस्टीट्यूट स्टेटस है, तो ये जो इंस्टीट्यूट वाली फीस है ये डायरेक्ट जो है वो कॉलेज को जाती थी, तो इसमें 23,000 जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मेरी कॉलेज को गई थी एंड फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 24,000 के आसपास जो फीस है वो गई थी। एंड मुझे कितने पैसे मिले थे मेरे जेब में, तो मुझे OBC का था, मैं कैटेगरी स्टूडेंट, तो मुझे 1400 रुपये फर्स्ट
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आए थे एंड 1400 रुपये के आसपास जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में आए थे। जब हम फॉर्म भरते अगर आप हॉस्टल अप्लाई वगैरह करते हो हॉस्टल से, तो हॉस्टल्स के भी आपको जो बेनिफिट्स वगैरह वो मिलते हैं, जिससे आपके पॉकेट में जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा जो पैसा है वो आ सकता है। जो SC ST कैटेगरी है उनके जेब में और थोड़ा ज़्यादा जो पैसा है वो जाता है। तो जैसी कैटेगरी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा जो पैसे वो मिलेंगे आपके पॉकेट में। एंड आप देख सकते हो पहले तो कॉलेज को सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड फिर जो स्टूडेंट्स है उनको जो कुछ अमाउंट है वो ज़्यादा ही डिपेंड करेगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप अप्लाई करोगे स्कॉलरशिप के लिए तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जो स्कीम्स है वो देखने को मिलेगी। अब डिफरेंट स्कीम में काफ़ी सारी रहती है, जैसे पंजाब राव देशमुख हो गया, ओपन मेरिट स्कॉलरशिप हो गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूशन फी वेवियर हो गया, फिर ऐसे बहुत सारी जो स्कीम्स है वो रहती है। अब इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मेरे कैटेगरी में मुझे कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ फाइनली। तो देखो गाइस ये डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी जो चीज़ है वो दी है कि कौन से कैटेगरी स्टूडेंट्स को कौन से स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो गाइस हम बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले गाइस SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स, तो अगर आप SC कैटेगरी के हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आपका कैप राउंड से थ्रू एडमिशन हुआ है, तो आप एलिजिबल रहोगे स्कॉलरशिप के लिए। इसमें भी एक कंडीशन है, कैंडिडेट फैमिली इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख, ठीक है। अगर आपका जो इनकम है फैमिली इनकम वो 2.5 लाख है या फिर 2.5 लाख से कम है, तो आपको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो स्कीम है जब आप अप्लाई करोगे स्कॉलरशिप के लिए तो वहाँ पे देखने को मिलेगी। फॉर्म भरते टाइम हमें उन स्कीम्स की में से जो हमारी वैलिड स्कीम्स होती है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको जो बेनिफिट्स है वो आपकी ट्यूशन फीस जो है वो माफ़ हो जाएगी, जो अदर फीस है वो माफ़, डेवलपमेंट फ़ीस है वो माफ़ हो जाएगी, अदर फीस वगैरह जो है वो भरना पड़ेगा। बट मिनिमम सबसे कम फीस जो है वो SC ST कैटेगरी को लगता है, ठीक है। फिर SC में ऐसे स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स का जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से कितना भी ज़्यादा होगा, तो आपको जो है वो पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन फ़ी एंड एग्जामिनेशन फ़ी इस वाले के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको जो बेनिफिट्स है, आपकी जो ट्यूशन फी है वो माफ़ हो जाएगी, आपकी जो एग्जाम फी है वो माफ़ हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस फॉर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स ओनली, तो जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स है 40% से ज़्यादा उन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इसके लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। इनमें बेनिफिट्स मिलता है, आपकी जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ हो जाती है एंड आपकी जो एग्जाम फीस है वो माफ़ हो जाती है। मैंने फीस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था ट्यूशन फी कहाँ पे होती है, तो वो जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, वो आपको नहीं भरना पड़ेगा, वो आपकी जो फीस है वो गवर्नमेंट भरेगा। साथ ही में आपके जेब में भी कुछ पैसा जो है वो जाता है। फिर आप देख सकते हो ST कैटेगरी, अगर आपका जो इनकम है वो बिलो 2.5 लाख है तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आप जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी बहुत कम फीस हो जाती है ओवरऑल। अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, चाहे कितनी भी हो 2.5 लाख से ऊपर, तो आपको जो है वो ट्यूशन फी एंड एग्जाम फी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट फ्री शिप इसके लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ट्यूशन फीस एंड एग्जाम फीस की, ये जो फीस है वो आपको नहीं भरना पड़ेगा, जो बची कुछ फीस है वो भरना पड़ता है। SC ST को बहुत कम फीस होती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि जो SC ST स्टूडेंट है वो TFWS के लिए अप्लाई मत करो, बिकॉज TFWS की फीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू SC ST, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा भी देता हूँ, ये TFWS का हमारा फीस आप देख सकते हो। TFWS का इस कॉलेज का फीस है 32,000 के आसपास एंड वही SC ST का है 13,000 के आसपास। तो SC ST के लिए TFWS इज़ नॉट गुड, आपको SC ST में कम पे जो है वो भरना पड़ेगा, साथ ही में कट ऑफ भी कम रहता है उसका। फिर नेक्स्ट है गाइस VJNT। अब यहाँ पे देखो VJNT SBC एंड OBC के लिए सेम है। द पेरेंट्स गार्डियंस एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 1 लाख। अगर आप VJNT SBC या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपके फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से कम है, तो आप जो है VJNT के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू VJNT स्टूडेंट इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। OBC में SBC में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू SBC स्टूडेंट एंड OBC में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू OBC स्टूडेंट्स इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, आपकी जो ट्यूशन फीस है इसमें आपको 50% का जो रिडक्शन है वो मिलता है एंड कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। आपके पॉकेट में भी कुछ एक जो अमाउंट है वो जाता है, ठीक है। इसमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं रहते जैसे SC ST में रहते हैं। फिर नेक्स्ट है गाइस VJNT SBC एंड OBC कैटेगरी। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स आती है जिनकी इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स एनुअल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8 लाख। इसमें था 1 लाख से कम होना चाहिए, इसमें था अगर आपकी 8 लाख से कम है, ठीक है। अगर आपकी 1 लाख से ज़्यादा एंड 8 लाख से कम है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यह है ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस टू VJNT स्टूडेंट्स, SBC स्टूडेंट्स एंड OBC स्टूडेंट, जो भी कैटेगरी होगी अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बेनिफिट्स ट्यूशन फीस आपकी जो है उसमें रिडक्शन आपको जो है वो मिल जाएगा एंड थोड़े बहुत पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है गाइस, दो स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड थ्रू कैप राउंड इन ओपन SCBC EWS कैप राउंड माइनॉरिटी कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, ओपन EWS एंड अगर आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी होगी तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड एक चीज़ याद रखना, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो जनरल का देख सकते हो, टोटल एनुअल इनकम, अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना पोस्ट मैट्रिक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 50% का जो ट्यूशन फी में डिस्काउंट है वो मिल जाएगा एंड एग्जाम फी में भी जो 50% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, दो स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड थ्रू कैप राउंड इंस्टीट्यूट लेवल एंड अगेंस्ट कैप आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल या फिर आप अगेंस्ट कैप से अप्लाई करते हो तो आपको ये जो फी बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं, जिसमें मुस्लिम बुद्धिस्ट ये माइनॉरिटी हो गई। ठीक है, अगर आपका इनकम 8 लाख से कम रहता है तो आपको 25,000 के आसपास जो डेवलपमेंट फ़ीस में, एक तो डेवलपमेंट फ़ीस में आपको जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं, या फिर एक्चुअल फ़ीस में 25,000 के आसपास का जो बेनिफिट्स है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये होता है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ का डिफरेंट स्कीम्स। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट भी है कि TFWS स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी वो स्कॉलरशिप। तो अगर आपका एडमिशन TFWS के थ्रू होता है तो पहले से ही आपकी जो ट्यूशन फ़ी है गाइस वो माफ़ हो जाती है। आप देख सकते हो, जो TFWS की ट्यूशन फ़ीस है वो पहले से ही माफ़ रहती है, आपको कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जो है वो अप्लाई नहीं करना पड़ता है, बस आपको डेवलपमेंट फ़ीस, अदर फीस एंड स्टूडेंट इंश्योरेंस जो है वो देना पड़ता है। एंड TFWS से अगर आपका एडमिशन होता है तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी जो है वो अप्लाई नहीं करना पड़ता है, एलिजिबल नहीं होता है, आपकी पहले से जो फीस है वो कम होती है। ठीक है, तो TFWS को कोई भी फॉर्म वगैरह भरने की ऐसा जो ज़रूरत है वो नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा गाइस अभी कुछ स्टूडेंट्स की ये भी डाउट हो गया कि हॉस्टल अगर हम लेते हैं तो हॉस्टल की भी एक अलग से रहती है। तो हॉस्टल की भी गाइस एक जो स्कीम है वो रहती है, जिसमें अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल में रहने के भी आपको जो पैसे हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जब आप कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे हर एक कॉलेज में स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट रहता है या फिर स्कॉलरशिप के लिए एक सर रहते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाओगे कॉलेज में एडमिशन के टाइम तो उन्हें पूछ लेना, वो आपको स्कॉलरशिप के जो हॉस्टल वाली स्कीम है उसके बारे में बता देंगे एंड ये भी बता देंगे कि कौन सी जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है हॉस्टल फीस के रिडक्शन के लिए एंड कौन सी स्कीम के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। ये MBA MCA सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एलिजिबल रहता है एंड सारी जो टाइप्स है वो कुछ ऐसे ही रहते हैं, बस आपको ये देखना होता है कि इनकम कितना है एंड अकॉर्डिंगली आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। कुछ पैसे कॉलेजेस में जाते हैं एंड कुछ पैसे आपको जो है वो मिलते हैं, जिसमें आपको जो पैसा मिलता है वो कम रहता है एंड जो कॉलेजेस में जाता है वो ज़्यादा रहता है। बट इससे ओवरऑल जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उन्हें थोड़े बेनिफिट्स मिलते हैं कि ओवरऑल जो फीस है वो उनकी कम हो जाती है एंड कम पैसे में उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। ओपन स्टूडेंट्स को अच्छी खासी जो फीस है वो भरना पड़ता है। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कर दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।